हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम गाला असाइनमेंट बुक 2026 कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 3 का विभाग नंबर सी के प्रश्नों के उत्तर एकदम सरल और स्पष्ट भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओके। 31 आकृति अर्थात क्या, वह क्यों बनाया जाता है। तो सामान्य रूप से अवलोकित जानकारी को चित्र के द्वारा प्रतिनिधित्व करोगे, उसे आकृति। जो जानकारी आपको दी गई है उसे चित्र के द्वारा बना दो, आकृति हो जाएगा। आकृति की सहायता से हम किसी भी जानकारी को प्रजा को आसानी से समझा सकते हैं। तो यह क्यों बनाया जाता है, इसको इसलिए बनाया जाता है कोई भी जानकारी को हम सामान्य प्रजा अगर पढ़ा लिखा ना हो उसे भी आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है ना। 32 अर्थशास्त्र के अध्ययन में आधुनिक साधनों का योगदान बताओ। तो आधुनिक साधनों की सहायता से आज के समय में समग्र कार्य एकदम आसान हो गया है। एग्जाम्पल, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना, रेलवे टिकट बुक करना, ड्राइविंग करते समय गूगल मैप का उपयोग करना इत्यादि कार्यों से आधुनिक साधनों में खूब योगदान रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के अध्ययन में आधुनिक साधनों का काफी अच्छा खासा योगदान है। 32 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा 33 राष्ट्रीय आय के निर्देशांक की मर्यादा। तो इसका मर्यादा पहला नंबर है, राष्ट्रीय आय की सही गणना में मुश्किलें। तो राष्ट्रीय आय के निर्देशांक की मर्यादा ये है कि उसमें राष्ट्रीय आय में सही गणना करने में मुश्किलें होती हैं, और दूसरी तरफ जनसंख्या प्रॉब्लम है इतना ज़्यादा है। तीसरा, राष्ट्रीय आय की गणना करने में अलग अलग पद्धतियों का यूज किया जाता है, इसमें बहुत सारी अपवाद दिखाई देती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQLI फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की सकारात्मक बातें बताओ। तो पहला नंबर है PQLI में मानव के जीवन के स्तर की स्पर्श करने वाली शिक्षा, आयु जैसी बातों का समावेश होता है। तो PQLI में मानव के जीवन के स्तर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, शिक्षा और आयु जैसी बातों का समावेश होता है। स्वास्थ्य और भी है। प्रति व्यक्ति आय के निर्देशांक की तुलना में PQLI श्रेष्ठ है। प्रति व्यक्ति आय से PQLI श्रेष्ठ है। प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ ये मालूम पड़ता है व्यक्ति का आय कितना है, और इसमें तो शिक्षा, औसत आयु और आय सब कुछ मालूम पड़ जाता है। ठीक है। PQLI से अलग अलग देशों और देशों के समूह एक ही देश में विविध राज्यों की तुलना हो सकती है। यानी सिंपल सी बात है, PQLI से शहरों के बीच, राज्यों के बीच, देशों के बीच तुलना की जा सकती है। शहरी ग्रामीण, शहरी ग्रामीण स्त्री पुरुष PQLI के आधार पर उनकी तुलना भी की जा सकती है कि शहर और गांव में स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है। ठीक है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रथा में मूल्य मापन के समस्या का उदाहरण देकर समझाओ। मूल्य मापन का समस्या, जब वस्तु विनिमय प्रथा में मूल्य मापन की समस्या मतलब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के बाद औद्योगिकरण आर्थिक जगत में वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य मापन के प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। राइट। जैसे कि श्रम का विभाजन हुआ, विशिष्टीकरण के बाद औद्योगिक आर्थिक जगत में वस्तु और सेवाओं के मूल्य के मापन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि गेहूं के सामने चावल का विनिमय करना तब तक तो ठीक था, परंतु गेहूं के सामने अनेक वस्तु आने से विनिमय दर को याद रखना मुश्किल हो गया और मूल्य मापन की समस्या हो गई। मूल्य मापन की समस्या कब सर्जित हुई, जब श्रम का विभाजन हुआ, अलग अलग श्रम का विभाजन हुआ, विशिष्टीकरण आया, औद्योगिकरण आया, उद्योगों की स्थापना हुई, ढेर सारी वस्तुएं मार्केट में आई। एक समय था बहुत सारी कम वस्तुओं का लेन देन होता था तो सब समझ में आता था, लेकिन ढेर सारी वस्तुएं मार्केट में आई तो प्रॉब्लम हो गया। जैसे गेहूं के सामने तो चावल, ये तो चलता था, गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं, राइट, गेहूं के बदले घी, घी के बदले चावल, ये सब समझ में आता था। लेकिन ढेर सारी वस्तु आई ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई, तो मूल्य मापन की समस्या सर्जित हो गई। जैसे एग्जाम्पल, 1 मन गेहूं बराबर 2 मन चावल, फिर 1 मन गेहूं के बराबर 10 मीटर कपड़ा, 1 मन गेहूं बराबर कितना घी, फिर कितने घी बराबर कितना कपड़ा, कितना चावल, मतलब एक दो था तो समझ में आ रहा था, ढेर सारी वस्तुएं आई तो फिर प्रॉब्लम आ गई, दिक्कत आ गई। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। मुद्रा का मूल्य संग्राहक के रूप में कार्य उदाहरण के साथ समझाओ। तो आंसर, मूल्य संग्राहक के रूप में मुद्रा कार्य करता है। कैसे करता है उसके बारे में हम जानते हैं और विद्यार्थी मित्रों समझते हैं। ओके। वस्तु और सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा का लेन देन होता था। एक समय था वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु और सेवा का लेन देन होता था, परंतु वस्तुओं को और पशुओं को भविष्य के लिए संग्रहित नहीं कर के रखा जा सकता था। फिर भी पत्थर आए, पत्थरों को भी भविष्य के लिए नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वह वजन में भारी होते हैं। फिर राजाशाही समय में मुद्रा आया, इसे भविष्य के लिए टिकाए रखा जा सकता था। राइट। यानी मूल्य संग्राहक के रूप में कार्य कैसे, एक समय था वस्तु और सेवा के बदले में अन्य वस्तु सेवा का लेन देन होता था, परंतु वस्तुओं
को और पशुओं को भविष्य के लिए संग्रहित नहीं रख सकते थे, यानी वस्तु हुआ कि पशु हुआ, उसे संग्रहित नहीं रख सकते थे, मतलब कुछ बहुत समय तक उसे रख नहीं सकते थे। तो ये सब बहुत सारा दिक्कत आया। फिर उसके जगह पे पत्थर आए, मुद्रा से पहले पत्थर आए, ठीक है। फिर धीमे धीमे पत्थर के बारे में भी बहुत सारी मर्यादा आई कि पत्थर वजन में बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें कौन रखेगा, कहाँ रखेगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आया। फिर मार्केट में मुद्रा आया सिक्के के रूप में, ठीक है। आरबीआई के गैर मुद्रा की कार्य समझाओ कोई भी दो। तो पहला नंबर है नियमन एवं देखरेख का कार्य, दूसरा नंबर है प्रोत्साहन का कार्य, कोई दो समझाना है। तो आरबीआई समस्त बैंकों का नियमन एवं देखरेख करती है, साथ ही साथ सभी बैंकों के लिए नीति नियम भी बनाती है ये आरबीआई, ठीक है। उसके बाद प्रोत्साहन का कार्य, आरबीआई लोगों को अलग अलग प्रकार की लोन की सुविधाएं देती है। आरबीआई शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार की बैंकों की शाखाएं खुलवा रही है। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 38 है व्यापारिक बैंकों के द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमा रकम के प्रकार बताओ। तो व्यापारिक बैंक के द्वारा 3 प्रकार की जमा स्वीकार की जाती है। फर्स्ट, चालू खाता की जमा रकम, बचत खाता की जमा रकम, सावधि खाता की जमा रकम। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, भारत में ग्रामीण गरीबी के कारणों की चर्चा करो, ठीक है। तो सबसे पहले है प्राकृतिक परिबल, फिर है जनसंख्या संबंधी परिबल, राइट ना। तो दो परिबल समझा देते हैं हम। प्राकृतिक परिबल मतलब शुरुआत से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है, परंतु वर्षा, जलवायु ये सब अनियमित है। इसके हिसाब से अकाल सूखा आता है, कभी कभी बाढ़ आता है, ऐसी समस्याएं आती हैं। तो कृषि से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें इन समस्याओं से बेरोजगार रहना पड़ता है, और बेरोजगार रहेंगे तो काम नहीं, काम नहीं तो गरीब, ठीक है। जनसंख्या संबंधी, भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, साथ ही साथ मृत्यु दर के सामने जन्म दर बहुत अधिक है, मर तो कम रहे, पैदा बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इस प्रकार अधिक जनसंख्या होने से सभी लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण गरीबी सर्जित हो रही है, ठीक है। आगे, चक्री बेरोजगारी की समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है। तो चक्री बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य को उत्पादन या विकास लक्षी कार्यों में पूंजी निवेश वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। सरकार क्या करेगी भाई, सरकार अच्छी उत्पादन पद्धति, अच्छे विकास लक्षी कार्य करेगी, ज़्यादा ज़्यादा पूंजी निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करेगी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या मिलेगा, काम मिलेगा, राइट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, जिससे लोगों की आय बढ़ेगी, असरकारक मांग में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और परिणाम स्वरूप चक्री बेरोजगारी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना समझाओ। तो भाई ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजना के स्थान पर ये योजना आई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विस्तारों में 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली होना चाहिए। भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी दो, कहाँ से प्राप्त होती है। तो भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी आयोजन पंच, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO, नेशनल सैंपल सर्वे से प्राप्त होती है। छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व, कोई 4 मुद्दा बता दो। छोटे पैमाने के उद्योगों से रोजगारी के अवसर सर्जित होते हैं, गरीबी के प्रमाण में कमी आती है, बेरोजगारी के प्रमाण में कमी आती है, और देश का विकास भी सहायक बनता है। तो छोटे पैमाने के उद्योग से ये सब हमें लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं, तो उद्योग की स्थापना हो रही, छोटे पैमाने के उद्योगों से रोजगारी मिलेगा लोगों को, राइट, बेरोजगारी कम होगी, गरीबी का प्रमाण कम होगा, ठीक है, बेरोजगारी के प्रमाण के साथ साथ देश का विकास भी होगा, ठीक है। 44, शहरीकरण किस तरह होता है समझाना है, ठीक है ना। तो शहरीकरण यानी जब गांव की जनसंख्या का स्थानांतरण शहरों की तरफ हो तो उसे शहरीकरण बोलेंगे। सिंपल सा परिभाषा है, गांव की जनसंख्या कहाँ जाएगी, शहरों की तरफ। तो गांव की जनसंख्या जब शहरों की तरफ जाएगी तो उसे शहरीकरण कहेंगे। जब शहरों के अंदर अलग अलग प्रकार की सुविधाओं का निर्माण होता है, जैसे कि सड़क सेवा, बिजली सेवा, पोस्ट ऑफिस सेवा, बैंक सेवा इत्यादि सेवा का विकास होने से गांव के लोग इन सेवाओं से आकर्षित होकर शहरों की तरफ आते हैं, जिससे शहरीकरण होता है, ठीक है। अब 45, स्पंदांतुर के लाभ बताओ। तो शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को ये मजबूत बनाता है, त्वचा और बाल के लिए ये उपयोगी होता है, और रक्त को ये शुद्ध करता है, राइट। तो अब नेक्स्ट 46वां नंबर देखते हैं, खाद्य जंगल में सलाद के लिए उगाई जाने वाली साग भाजी के नाम बताओ कौन कौन से। तो खाद्य जंगल के सलाद के लिए उगाई जाने वाली साग भाजी प्याज, टमाटर,
मिर्ची, मूली, गाजर, चुकंदर, खीरा, मेथी और पालक इत्यादि है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। हमारा पेपर नंबर 3 क्या हुआ, कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट आप पाट सकते हो। ये 31 है और ये 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 and 42, 43, 44, 45 and 46 कंप्लीट। जय हिंद, राधे राधे।